गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोल पाथ पे स्वागत है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी का स्पेशल लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा हो या छोटा हो, आप फेस करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के ही हैं और आप सभी जो है इनके आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहले कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। तो ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या भारत। तो ये सबसे पहले भारत में बनी थी। ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। और कहाँ बनी थी भारत में भी? केरल में। ये केरल में बनी थी। किसने बनाई थी? नमूद्रीपाद ने बनाई थी। ये मंत्री बने थे। तो सबसे पहले जो है 1957 में इनकी नमूद्रीपाद की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है एक प्रकार से, ये आती है, सत्ता में आती है। और मेन बात इसकी ये रहती है कि ये लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए आती है। फिर होता क्या है कि ये जो है बाद में इसको नेहरू जी को ये बात जो हजम नहीं होती, क्योंकि इससे पहले जो है स्टेट में केंद्र की सरकार जो है, केंद्र में जो पार्टी होती थी कांग्रेस की, उसी की सरकारें बनती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कई राज्यों में जो है केंद्र के जो गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई थी, और उसमें एक ये भी थी, केरल में नमूद्रीपाद की सरकार बनी थी। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये 1957 में बनती है और 1959 में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा करके और इनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात कही गई है। तो कब कही गई है? अनुच्छेद 52 में, 51 में, या अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 53 में? कहाँ पर कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी सही हो जाएगा। और इसमें कहा क्या गया है कि शांति सुरक्षा, एक तो ये बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात कही गई है, और शांति सुरक्षा की बात कही गई है, और क्या कहा है कि विवादों को मध्यस्थता के जरिए जो है निपटाएं, और न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध हों सभी मतलब राष्ट्रों के बीच में, यानी कि जो विदेशी जो हमारी संबंध हैं वो क्या हो कि न्याय संगत हो और सम्मानपूर्ण हो। ये कुछ दो चार बातें इसके अंतर्गत कही गई हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है, बाकी सब स्थानीय स्वायत्तता है। एक बार विदेश संबंध जहाँ तक आपके हाथ से निकल कर दूसरे के हाथ में चले जाएं, वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो नेहरू हैं इनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि नेहरू जो है इन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपना संभाला हुआ था, तो ये उसके जानकार थे और इन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटेन ने सुएज नहर के मसले पर मिस्र पर आक्रमण कब किया था। तो ये है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1956, 1957, 1958 या 1959। तो यहाँ ब्रिटेन ने सुएज नहर के मसले पर मिस्र पर आक्रमण किया था कब? ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा, 1956 में। और इसे जो है नौ उपनिवेशवाद के मतलब रूप में देखा गया था, और इसी वर्ष यूएसएसआर ने हंगरी पर जो है आक्रमण किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो इंडियन नेशनल का आर्मी गठन करने वाले BR अम्बेडकर हैं, या श्री राजगोपालचारी, या सुभाष चंद्र बोस, या कम्युनिस्ट पार्टी ने? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, तो आप इनको जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हमें पता नहीं चलता है, पर आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। नेहरू के विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। तो 3 बड़े उद्देश्य आपको बताने हैं। संप्रभुता, अखंडता एवं संस्कृत को बचाना, अखंडता, संस्कृत एवं तेज आर्थिक विकास, या संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बचाना तथा तेज आर्थिक विकास। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। संप्रभुता को
बनाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, तो उस डाइवर्सिटी के चक्कर में कहीं देश खंडित ना हो जाए, उसको बचाना था। और गरीबी से निजात पाने के लिए तेज आर्थिक विकास भी चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें और गुटनिरपेक्ष इन्होंने इसीलिए अपनाया था संप्रभुता को बचाने के लिए, क्योंकि अगर किसी एक महाशक्ति के अधीन हो जाते हैं तो हमारी संप्रभुता को खतरा हो जाता है, यानी कि हम फिर से अधीन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मेन उद्देश्य थे विदेश नीति के, नेहरू की विदेश नीति के। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा, सुकुमार सेन। ये थे पहले चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल डायरेक्ट हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतने ही हैं। पूरे देश के ईवीएम का प्रयोग कब चालू हुआ? पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग कब चालू होता है? तो ये चालू होता है 2004 में। यहाँ ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। और यदि एक क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता है कि किस समय जो है ये ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया था, तो ये 1990 के दशक में और स्पेसिफिक जाएगा तो पूछेगा अंत में, शुरुआत में, तो ये अंत में 1990 के अंत में जो है 1919 का जो दशक था उसके अंत में जो है ईवीएम का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ भी अवेलेबल हो पाती है वहाँ वहाँ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस सरकार के किस राज्य के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा? कांग्रेस सरकार ने किस राज्य के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया? तो पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मद्रास सरकार या केरल सरकार। तो अभी अभी हमने बात की थी कि केरल सरकार, जो कि नंबूदरीपाद की सरकार बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसी के खिलाफ जो है नेहरू ने संघर्ष छेड़ दिया था और जो है वहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लगा दिया था और 1959 में इनकी सरकार को गिरा दिया था। तो ये कब बनती है? 1957 में बनती है, जैसे कि हमने बात की। और 1957 में 59 में नेहरू जी ने वहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लगा दिया था और इनकी सरकार को गिरा दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन समाजवादी नेता नहीं है? तो समाजवादी नेता कौन नहीं है? तो देख लीजिए ऑप्शन, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नरेंद्र देव या पी सुंदरैया। फटाफट आपके ऑप्शन आ जाने चाहिए कि इसमें से समाजवादी नेता कौन नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, यहाँ पर पी सुंदरैया। पी सुंदरैया जो है समाजवादी नेता नहीं है, बाकी जो है ये सभी समाजवादी नेता हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो राम मनोहर लोहिया, ये सब अब आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो राम मनोहर लोहिया हैं जो मेन समाजवादी, इनको ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जेपी हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नरेंद्र देव, ये तीनों हैं। और अशोक मेहता हो जाएंगे और एसएम जोशी। तो ये सभी जो है मेन हो जाते हैं किसके? कांग्रेस समाजवादी नेता हो जाते हैं। और पी सुंदरैया जो है ये कैसे होते हैं? ये कम्युनिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम कम्युनिस्ट के भी नाम देखेंगे क्योंकि ये भी दिए हुए आपके एनसीईआरटी में। ए के गोपालन है, नंबूदरीपाद हैं, तो ये भी अभी हमने बात की। और पीसी जोशी हैं, वहाँ पर क्या है? एसएम जोशी हैं, यहाँ पर पीसी जोशी हैं, पीसी जोशी। और कौन है? अजय घोष हो गए, एमए डांगे हो गए, पी सुंदरैया, एस गोपालन, ये सभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के या कम्युनिस्ट नेता हैं। और समाजवादी नेता ये हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पी सुंदरैया यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का गठन कब किया गया है? तो ये 1951, 52, 53, 54। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में होता है। ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन थे? जनसंघ के गठन किसने किया था या संस्थापक कौन था? तो ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी थे। और ये संस्थापक अध्यक्ष भी ऐसे पूछ लेता है कि कौन अध्यक्ष था, तो ये संस्थापक अध्यक्ष भी थे, यानी कि इस जो है संस्था की
इसकी स्थापना की और अध्यक्ष बन गए। और जो है अगर हम देखें तो इसकी जड़ें कहाँ हैं, तो स्वयं जो स्वयं सेवक संघ है इसमें इसकी जड़ें मिलती हैं। और इसके अलावा अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा देखें कौन कौन इसके मेन सदस्य हैं इस पार्टी के, तो बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। बलराज मधोक, ये क्वेश्चन आते हैं सब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब जो है इसके तीनों मेन हैं यहाँ पर। और इसने क्या कहा था कि एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृत की बात की थी, और इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को जो है अपने देश में फिर से मिला लेना चाहिए, यानी कि भारत जो हमारा विखंडित हो गया है वो विखंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने, इनकी ये विचारधारा थी। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को सभी लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर NG रंगा थे, या मीनू मशानी, या KM मुंशी, या C राजगोपालचारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, C राजगोपालचारी। यही जो है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और इसकी जो है स्थापना कब होती है, तो ये 1959 को इसकी स्थापना होती, अगस्त 1959 में होती है। AG रंगा, मीनू मसानी और KM मुंशी, तो ये सब जो है दूसरे अन्य जो है इसके समर्थक होते हैं, यानी कि स्वतंत्र पार्टी के मेन नेता होते हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम देखें कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था इस पार्टी का, किन विचारों पे या विचारधारा इसकी क्या थी, तो इसकी विचारधारा थी कि ये मानती थी कि राज्य का जो है आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए। और कर वगैरह जैसे धनिकों पर कर लगा कर के गरीबों का जो है एक प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उसके विरुद्ध थी कि जो धनिक हैं उन पे कर क्यों लगाया जाए और उनसे कर लेकर के गरीबों में क्यों दिया जाए। और जो ज़मींदारी उन्मूलन ये सब हो रहा था उसके विरुद्ध में थी। तो ये एक प्रकार से ये उदारवादी विचारधारा के विचार रखती थी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पार्टी की जड़ें जनसंघ में है? किस पार्टी की जड़ें जनसंघ में है? तो यहाँ पर बीजेपी जो है इसी की जड़ें जनसंघ में है। चलिए देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि रफ़ी अहमद किदवई किस राज्य के मंत्री हैं? तो ये किस राज्य के मंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और झारखंड के हैं। तो रफ़ी अहमद किदवई जो है उत्तर प्रदेश के क्या है कि राज्य मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय जनसंघ की बात हो रही है। पहले महासचिव A.K. गोपालन, आचार्य नरेंद्र देव, राजकुमारी अमृत कौर या दीनदयाल उपाध्याय। तो भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव जो है ये दीनदयाल उपाध्याय थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाद में जो है ये अध्यक्ष भी बनते हैं, बाद में अध्यक्ष बन जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और ये संस्थापक सदस्य होते हैं, संस्थापक सदस्य। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये संस्थापक सदस्य होते हैं, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये उसके सदस्य थे। तो ये सारी बातें इनके बारे में याद रखनी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है और आप जो है इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, A.K. गोपालन हैं, या बलराज मधोक हैं, या आचार्य नरेंद्र देव हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पर, कौन है? तो ये जो है आचार्य नरेंद्र देव हैं। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं इसके हैं संस्थापक। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग कब अस्तित्व में आई? 1 जनवरी 1914 को आई है, या 31 जनवरी 1915 को आई है, या 1 अप्रैल 1914 को आई है, या फिर 1 जनवरी 2015 में आई है। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आई थी। और ये किसकी जगह पर आई थी?
ये योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया है। योजना आयोग कब आया था हमारा, ये भी क्वेश्चन आता है। रिप्लेस हो गया तो क्या हुआ। योजना आयोग आया था मार्च, कब आया था, ये आया था मार्च 1950 में आता है। 1950 में आया था। और किस लिए आया था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए आया था। ये पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बनाया गया था। नीति आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इस नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो कभी दूसरा नाम पूछ ले तो आप ये याद रखेंगे, इसका यही दूसरा नाम है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो पाई थी। तो कौन सी नहीं हुई थी, पहली नहीं हो पाई थी, या दूसरी, या फिर तीसरी, या फिर चौथी। तो समय पर ना शुरू होने वाली जो है चौथी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी। ये शुरू कब होनी थी, 1966 में जो है शुरू होनी थी, लेकिन जो 1965 में युद्ध वगैरह हुआ था उसके चलते जो है ये नहीं शुरू हो पाई थी। और तो ये शुरू कब होती, जब यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई थी तो कब शुरू होती है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जब वहाँ पे शुरू नहीं हो पाई टाइम पे तो कब शुरू हुई। तो ये 1969 में शुरू हुई थी, 1969 में शुरू हुई थी। इस बीच जो ये गैप था 1966 से 69 के बीच का, जो 65 से 69 के बीच में, इसमें तीन एक वर्षीय योजनाएं लाई गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, 3 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई। तो ये सारी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और बार बार देखने को मिलती हैं कि चौथी जो है 1966 में शुरू होनी थी, नहीं हो पाई। शुरू कब होती है फिर ये, तो ये 1969 में होती है शुरू। और इस बीच क्या हुआ था, इस पंचवर्षीय योजना में क्या जो है किया गया था, तो 3 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, पहली जो थी, पहली खेती पर आधारित थी, यानी खेती के विकास पर इस पर जोर दिया गया था। दूसरी की बात करें तो दूसरी किस पे आधारित थी, दूसरी ये जो है ये उद्योगों पर आधारित थी, तेज विकास की बात इसमें की गई थी। तो ये दो बहुत ज़्यादा पूछता है कि इसमें क्या जो इनके मोटिव थे, यानी कि उद्देश्य क्या थे। तो ये दोनों ही आप जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में तैयार की गई, के एन राज, या फिर जेसी कुमारप्पा, या फिर पीसी मोहलनोबिस, या फिर मेनन, किसके द्वारा ये शुरू किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये मोहलनोबिस जो है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो उद्देश्य क्या थे कि तेज गति से संरचनात्मक बदलाव लाने की बात पर जोर दिया गया था, भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। ये सारी इसकी बातें, जो मेन बातें इसकी ये दो बातें थी। और जो के एन राज हैं, इनके द्वारा जो है धीमी गति से विकास पर जोर दिया था। यहाँ पर तेज था और यहाँ पर धीमी था। और ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे के एन राज। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो इनके नेतृत्व में लाई गई थी और खेती पर इसमें जोर दिया गया था। तो ये जो है दूसरी किसके नेतृत्व में, मोहलनोबिस के नेतृत्व में आई थी, और पहली किसके, के एन राज के नेतृत्व में आई थी। इसमें धीमी गति और खेती पर जोर दिया गया था। और ये अर्थशास्त्री थे, के एन राज तो से क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो ये जो है दो पंचवर्षीय योजनाओं से ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि किसका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जे आनंद को, या वर्गीज कुरियन को, या केसी कुरियन को, या दिवाकर शाह को। तो ये जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब सरकार ने ऑपरेशन फ्लड करके एक जो है योजना चलाई थी, तो उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। और जो है इनको
इनका इतना बड़ा योगदान था। और ये चलाया कहाँ जाता है, तो ये आणंद शहर से, जो गुजरात का आणंद शहर है वहाँ से चलाया जाता है। और अमूल का इन्होंने जो है, जो अमूल डेयरी आज भी फेमस है, तो उसी का इन्होंने स्टार्टअप डाला था, वही मतलब स्टार्ट किया था इन्होंने। और इनका इसको बढ़ाने में, इतना पूरे देश में फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, वर्गीज कुरियन का। और इसी ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जिस तरह की गतिविधियाँ जारी हैं उनमें एक सुव्यवस्थित समाज को बनाए रखने का कार्य नागरिक समाज के हाथों से जाता रहेगा और फिर सेना ही कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। किसने कहा है ऐसा? तो नेवियर मैक्सवेल ने कहा है, या फर्नांडिस ने कहा है, या जयप्रकाश ने कहा है, जयप्रकाश नारायण, या फिर राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये जो बात कही गई है नेवियर मैक्सवेल के द्वारा कही गई है। किसमें कही थी? इंडियाज़ डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी, ये था। और टाइम्स लंदन जो एक वहाँ का पत्र था, समाचार पत्र, उसमें जो है ये बात कही गई थी। और कही कब गई थी, ये लेख निकला कब था? 1967 में। उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी भारतीय राजनीति में। और पूरी जो है देश की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया, क्योंकि जब जो देश उस समय ज़्यादा आज़ाद हो रहे थे और गरीब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो जो क्या था, लोकतंत्र को नहीं अपना रहे थे। वो सैन्य शासन अपना रहे थे या फिर थोड़ा सा मिक्स कुछ शासन अपना रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र में फिर क्या होता है कि चीज़ें उतनी सुटेबल मानी नहीं जाती थी, जबकि और भारत ने ये प्रयोग करके दिखाया सबको। तो इसलिए जो है सबकी निगाहें भारत पर थी कि जो उथल पुथल मची है। और उसी बात को लेकर के नेवियर मैक्सवेल ने ऐसा लेख निकाला था और इस लेख में जो है ये बातें कही थी। क्योंकि इस समय जो है देश गरीबी, सूखा, हड़ताल, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। तो यही सब बातों को देखते हुए टाइम्स लंदन में ये बात कही गई थी, ये लेख निकला था। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप इसका आंसर करेंगे। गैर कांग्रेसवाद की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? जयप्रकाश नारायण ने, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, या फिर लोहिया ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? आंसर फटाफट करेंगे कि किसने किया था ये। तो ये लोहिया के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गैर कांग्रेसवाद की नीति लोहिया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने 1971, 1977, या 1967, या 1962। आंसर आपके फटाफट आ जाने चाहिए। तो ये जो किस चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसको दी गई है, तो ये जो ऑप्शन सी यहाँ पर है आपका सही हो जाएगा, 1967। इसी में जो है दी गई, क्योंकि इसमें क्या है, कांग्रेस सरकार जो है बहुत ही मतलब कम मतों से जीती तो थी, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पर थी, केंद्र पर आई थी, और कई सारे राज्यों में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और इसी को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी जो चुनाव के पर्यवेक्षक थे उनके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनकाइंड एंड जन के संस्थापक कौन है? लोहिया हैं, जेपी हैं, एनी बेसेंट हैं, एंड अम्बेडकर। कौन है इनमें से? तो यदि हम बात करें मैनकाइंड एंड जन के संस्थापक, तो ये लोहिया हो जाएगा, यानी कि राम मनोहर लोहिया, यही इसके संस्थापक हैं। और इन्हें जो है गैर कांग्रेसवाद का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। जो गैर कांग्रेसवाद एक विचार चला था कि यानी कि जितने भी गैर कांग्रेसी हैं वो इकट्ठे हो जाएं, तभी जो है कांग्रेस को हम सत्ता से हटा पाएंगे, ऐसा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, या फ्रांस के द्वारा, या इटली के द्वारा? तो उत्तर अटलांटिक संधि की नींव जो है ये अमेरिका के द्वारा रखी गई थी। और नाटो देखें तो नाटो का यहाँ पर अस्तित्व में आना, और यहाँ पर क्या था कि इसका मोटिव ये था नाटो का कि सभी जितने जो इसके सदस्य देश हैं, ये अगर इनमें किसी एक पर भी हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर के जो है उस आक्रमण करने वाले राज्य यानी कि देश है उस पर हमला करेंगे। ये इसका जो है एक समझौता संधि के अंतर्गत ये एक जो है
वादा इसके अंदर रखा गया था, मोटिव था, इसका उद्देश्य था। और इसी के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट का स्थापना की थी, वार्सा पैक्ट की। और यदि बात करें जो कि जैसे कि अभी आया था इसमें जो एमपी सेट में कि नाटो की स्थापना किस जो है जो संधि के तहत होती है, तो ब्रुसेल्स की संधि सबसे मेन देखें जड़ें तो ब्रुसेल्स की संधि की तहत होती है, ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए देखेंगे। आज इस सेशन को हम यहीं स्टॉप करेंगे। 25 क्वेश्चन किए हैं और कल और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप सभी रिवीजन लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ में हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।